हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लस टू क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उसका जो सेकंड पोर्शन है वो करवाने जा रही हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो उसमें अब जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी जो उत्पादक वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। तो पहले तो उत्पादक वस्तुएं होती क्या हैं? उत्पादक वस्तुएं वो हैं जो उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं, उत्पादन में योगदान देती हैं। तो फिर हमारा पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? जो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार जिनका प्रयोग कर सकते हैं हम, वो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां हैं जिनका मूल्य उच्च होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो क्या है? हमारी उत्पादक है, हमारी उत्पादक वस्तुएं हैं वो, क्योंकि हम मशीनों का बार बार प्रयोग करते हैं। तो उत्पादक वस्तुएं भी हैं, वो पूंजीगत हैं, लेकिन साथ में उत्पादन में योगदान देती हैं। मशीनों के बगैर उत्पादन नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो क्या हैं? हमारी उत्पादक वस्तुएं भी हैं। लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। हाँ, क्योंकि उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं? जिस तरह कच्चा माल है वो उत्पादन में प्रयोग होता है, इसलिए वो उत्पादक वस्तु है। लेकिन कच्चा माल का हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, वो हमारी स्थिर परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम जो लकड़ी चीरने वाला आरा है वो लेते हैं, वो एक मशीन है, उसे कितनी भी लकड़ियां हम चीरते रहते हैं, बार बार उसी का हम प्रयोग करते रहते हैं, तो मशीन तो वही सेम रहेगी। ये हमारी स्थिर परिसंपत्ति या पूंजीगत वस्तु है। लेकिन उसमें जो लकड़ी हम प्रयोग कर रहे हैं चीरने के लिए, वो एक बेड के लिए लकड़ी चीर ली हमने, वो बेड बन गया, तो दोबारा दूसरा बेड बनाना है तो हमें दूसरी लकड़ी लेनी होगी, क्योंकि वो एकल प्रयोग वस्तु थी, एक बार प्रयोग हो गया, दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं वो उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। अब फिर है हमारा निवेश किसे कहते हैं? तो निवेश क्या होता है? हमारा पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? वर्ष के अंत में स्टॉक माइनस में वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक, कि वस्तुएं वर्ष के आरंभ में कितनी थी, अंत में कितनी हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। मान लो आरंभ में हमारे पास 10 मशीनें थी और साल के अंत में हमारे पास 20 मशीनें होगी, तो कितना बढ़ गया? 20 माइनस 10 मशीनें हमारे पास नहीं आ गई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? निवेश। तो हमारा पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे। तो इस प्रकार से निवेश क्या है? उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय जो हमारा भविष्य में जो इनकम है उसको इंक्रीज करने में हमारी मदद करती हैं। तो वो परिसंपत्तियां जब हम खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। अब निवेश हमारा क्या होता है? एक तो स्थिर निवेश होता है, एक हमारा माल सूची निवेश है। स्थिर निवेश क्या है? स्थिर परिसंपत्तियों को के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्थिर निवेश कहते हैं। स्थिर परिसंपत्तियां कौन सी हैं? हमारा प्लांट है, मशीनरी है। तो इनके स्टॉक में जो परिवर्तन होता है कि साल के अंत में कितना हो जाता है, साल के प्रारंभ में कितना था, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर निवेश कहते हैं। फिर क्या स्थिर निवेश का महत्व है, वो क्या है? तो स्थिर निवेश का काफ़ी महत्व है। जब स्थिर निवेश होगा तो इसका मतलब प्लांट का आकार बढ़ेगा, मशीनरी की संख्या बढ़ेगी। इसका सीधा सा प्रभाव क्या हुआ कि जो हमारा पैमाना है उत्पादन का वो बढ़ गया। अब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगे, उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार जब ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो आय भी ज़्यादा होगी। वो लोग रोज़गार मिल रहा है तो मजदूरी लेकर आएंगे, वेतन लेकर आएंगे, तो इसके फलस्वरूप आय हुई तो मांग ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी, वो वस्तुएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। फिर अगला है हमारा माल सूची निवेश। एक लेखा वर्ष में माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को माल सूची निवेश कहते हैं। अब मैंने कहा माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन, अब माल सूची स्टॉक क्या है? एक लेखा वर्ष में उत्पादक के पास 3 प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक होता है। वो 3 प्रकार की वस्तुएं कौन सी हैं हमारी? एक तो तैयार वस्तुएं होती हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, दूसरी है अर्ध तैयार की कुछ हिस्सा बन चुका है, पेंट वगैरह करना कुछ रहता है, लास्ट फिनिशिंग अभी बाकी है, तीसरा होता है हमारा कच्चा माल। तो माल सूची स्टॉक में 3 वस्तुएं आती हैं। तो एक लेखा वर्ष में माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? माल सूची निवेश कहते हैं।
तो माल सूची निवेश का क्या महत्व है? तो माल सूची निवेश का काफ़ी महत्व है। बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए हम क्या रखते हैं? माल सूची निवेश रखना पड़ता है, क्योंकि मांग किसी दिन बढ़ गई तो यदि हमारे पास तैयार वस्तुएं नहीं है तो हम उसका कैसे सामना कर पाएंगे? एग्जैक्ट हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने अनुमान लगा लिया कि इतनी मांग होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतनी मांग उससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर कई बार क्या होता है, कच्चे माल की पूर्ति मार्केट में नहीं हो पाती, तो उस कच्चे माल की पूर्ति की शॉर्टेज से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं? पहले ही कच्चा माल अपने पास रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास तैयार माल अर्ध तैयार माल रखना जरूरी होता है। तो इसका काफ़ी महत्व है, जिससे बाजार की अनिश्चितताओं का सामना किया जा सकता है, पूर्ति में होने वाली कमी का सामना किया जा सकता है, हमारे उद्योग बंद नहीं होंगे। फिर क्या माल सूची जो स्टॉक है वो उतना ही होता है जितना हम चाहते? नहीं, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि हमारे जो अनुमान हैं वो वास्तविकता से मेल खाएं। ठीक है, हमने ये अनुमान लगाया कि इस बार गर्मियां हैं, हमारे 500 जो है फ्रिज है वो बिक जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारा अनुमान एग्जैक्ट रहेगा। हमारे अनुमान के विरुद्ध कई बार अनचाहा माल सूची स्टॉक भी इकट्ठा हो जाता है। हमारे 200 ही फ्रिज बिक पाए, 300 फ्रिज हमारे पास रह गए। तो ये अनचाहा माल सूची स्टॉक हमने नहीं चाहा था इतना हमारे पास इकट्ठा हो। जितना ज़्यादा अनचाहा माल सूची स्टॉक होगा वो उतनी ही ज़्यादा हानि को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसको झाड़ने के लिए वर्कर चाहिए, धूल जमा होगी, उसको रखने के लिए इतना बड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये हमारा जरूरी नहीं कि जो हमने अनुमान लगाया है और जो वास्तव में माल सूची स्टॉक बचा है वो दोनों बराबर हों। अनचाहा माल सूची स्टॉक भी इकट्ठा हो सकता है। फिर हमारा निवेश में हमारा कुल निवेश और शुद्ध निवेश आते हैं। अब कुल निवेश क्या है हमारा? स्थिर कुल निवेश में हमारा क्या होगा? स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद पर अथवा माल सूची स्टॉक को खरीदने में किया गया खर्च हमारा क्या कहता है? कुल निवेश कहलाता है। तो क्या हो गया? कुल निवेश स्थिर परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने पर किया गया व्यय, ये हमारा क्या कहलाता है? कुल निवेश कहलाता। मोटे तौर पर देख लो, कुल का मतलब सारा, तो इसमें सारा जितना निवेश करते हैं वो सारे का सारा निवेश आ जाता है। इसमें हमारा क्या होता है? शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास दोनों पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारा मूल्यह्रास और शुद्ध निवेश। मूल्यह्रास क्या होता है? घिसी पिटी परिसंपत्तियाँ क्या हो जाती हैं, उनको बदलने की जरूरत पड़ती है। एक मशीन होती है, ठीक है, स्थिर परिसंपत्ति है, लेकिन हर मशीन की एक लाइफ होती है, कोई 10 साल चल सकती है, कोई 15 साल, तो कुछ समय बाद उसको बदलने की, पुनः स्थापन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। इसके लिए एक आरक्षित कोष रखते हैं। तो स्थिर परिसंपत्तियों को के मूल्य में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। और इसको बदलना जरूरी होता है, वरना उत्पादन क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। फिर शुद्ध निवेश है, मोटे तौर पर हम सकल में से कुछ घटा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? शुद्ध मात्रा आ जाती है। इस प्रकार से उदाहरण लेकर हम गेहूं का एक कट्टा लिया, वो 40 किलो का था, ये हमारा क्या है? कुल था, लेकिन उसको हमने पीस ना करके उसमें से कुछ गैंग जो था वो निकाल दिया, जो बुलड़ी थी वो निकाल दी, 5 किलो निकल गई, तो वो जो वेट बचा है वो हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो सकल निवेश में से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? शुद्ध निवेश आ जाता है, कि उसमें सिर्फ नई परिसंपत्तियों को खरीदने पर कितना व्यय किया गया इसको शामिल किया जाता है। जबकि मान लो एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये निवेश किए हैं, उसमें से सिर्फ वो एक मशीन नहीं लेके आया है, बाकी वो 20,000 की एक मशीन लेके आया, बाकी जो 30,000 रुपये हैं वो पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने के लिए उसने उसके पुनः स्थापन पर लगा दिए। तो कुल निवेश तो 50,000 है, जबकि शुद्ध निवेश क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ 20,000। नई मशीन तो एक आई है, बाकी तो वही पुरानी जो खराब पड़ी थी उन्हीं का पुनः स्थापन किया गया है हमने। तो इस प्रकार से ये हमारा कुल निवेश था। अब जो शुद्ध निवेश है वो क्या होता है? सकल निवेश में से जब हम मूल्यह्रास घटा देते हैं तो वो हमारा शुद्ध निवेश है। इसका क्या महत्व है? शुद्ध निवेश का काफ़ी महत्व है। जब शुद्ध निवेश होता है तो हमारा प्लांट की मात्रा, प्लांट का आकार बड़ा होता है, मशीनों की संख्या बढ़ जाती है। जब मशीनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, पैमाना बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा और देश का आर्थिक विकास होगा। वास्तव में देश के आर्थिक विकास के लिए हमें शुद्ध निवेश की आवश्यकता होती है कि सकल निवेश की। तो ये हमारा था कि
शुद्ध और फिर हमारा सकल निवेश एक कॉन्सेप्ट आया था मूल्यह्रास। जो मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग भी हम कह सकते हैं, अचल संपत्ति का प्रयोग कह लो, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस मूल्यह्रास के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यह्रास क्या है? स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में 3 कारणों से कमी होती है। पहला है सामान्य टूट फूट, कि जब मशीन का लगातार प्रयोग करते हैं तो सामान्य टूट फूट हो ही जाती है। इस तरह से ट्रैक्टर है, लगातार चलाओगे तो टायर घिसेंगे, कोई ना कोई नट पुर्जा वगैरह उसका खराब होता ही रहेगा, तो वो सामान्य टूट फूट है। दूसरा होता है आकस्मिक हानि। आकस्मिक हानि हमारा क्या होता है? नई मशीन ले आए, अचानक गरारी में कुछ लोहा वगैरह आ गया, वो मशीन टूट गई, या अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण उस संपत्ति का मूल्य में होने वाली कमी है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित का मतलब होता है जिसका हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, तो उसके कारण भी जो प्लांट है, मशीनें हैं, उनका मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिस तरह से रंगीन टीवी आ गया, तो हमें पता था जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है उसका हमने अनुमान लगा लिया था कि ये बनाने वाली मशीनें आउट होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार से तो अब जो है हमारा कि प्रत्याशित, जे इन तीनों कारणों से किसी जो स्थिर परिसंपत्ति है उसका मूल्य कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। तो इस मूल्यह्रास के लिए कोष रखने की जरूरत है, इनको बदलने की। तो फिर है कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष का क्या महत्व है? तो बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है लाइफ है 10 साल चलेगी, वो मशीन 10,000 की आई है, तो 1 साल के हिसाब से हम क्या करेंगे? 10,000 को हम 10 साल तक वो चलेगी, 10,000 रुपये की मशीन है, तो 1,000 रुपये हर साल क्या कर लेते हैं? मूल्यह्रास आरक्षित कोष में रखना शुरू करते थे। 10,000 को 10 से भाग करके देख लिया, हमारा 1,000 रुपये आ गया, वो हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास। तो रखना क्यों जरूरी है? देखो आकस्मिक हानि के लिए तो हम कभी रखते नहीं, लेकिन ये पता है हमें कि ये मशीन इतने साल बाद आउट हो जाएगी, तो उसके लिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष रखना जरूरी होता है। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष का महत्व क्या है? यदि मूल्यह्रास आरक्षित कोष नहीं रखा जाएगा तो किसी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन नहीं होगा। यदि पुनः स्थापन नहीं होगा तो हमारा उत्पादन स्तर कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा, लोगों की आय कम होगी, मांग कम होगी, वो एक अर्थव्यवस्था है निम्न संतुलन जाल में फंसकर रह जाएगी, वो एक ट्रैप हो जाएगा जिस जाल को हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष का रखना भी जरूरी है। फिर एक है हमारा प्रत्याशित अप्रचलन और एक अप्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन तो हमने देखा था जिसका हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें तकनीकी के कारण क्या होगा, इसका मूल्य कम होगा मशीनों का। तो तकनीक में परिवर्तन के कारण, तकनीक काम करने का तरीका, जिस प्रकार से हमने कहा कि काम करने का तरीका क्या था, जिस प्रकार से पहले हमारा क्या था, सिर्फ सिंगल डोर फ्रिज था, अब डबल डोर आ गया, ट्रिपल डोर भी आ चुका है। तो ये आने से वो जो डबल डोर है कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। हमें पता है कि ये मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो उसका भाई हमें अभी से क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तो वो अप्रत्याशित, ये हमारा क्या होता है? प्रत्याशित अप्रचलन होता है कि अनुमान लगाया। कि मांग में परिवर्तन के कारण भी ऐसा हो जाता है कि हमारी मांग इस प्रकार बन चुकी है कि जो पहले वाला प्लांट था वो आउट हो चुका है मार्केट से। जिस प्रकार से चमड़े के जूते आ गए, वो आने के बाद जो आपके रबड़ के जूते थे वो मार्केट से बाहर हो गए, तो रबड़ के जूते वाला बनाने वाली मशीन है, वो प्लांट क्या हो गया? उसका मूल्य कम हो गया। उसी प्रकार से जो हमारा कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े आने से जो पहले वाले जो कपड़े थे सिंथेटिक, वो मार्केट से बाहर हो गए। तो जो बेस्ट क्वालिटी आने से जो हमारा बढ़िया बर्तन आगे मान लो, तो पहले वाले कांसे पित्तल वाले बर्तन हमने क्या कर दिया? यूज करना बंद कर दिया। मिट्टी के बर्तन आज कितने को लोग प्रयोग करते हैं। तो ये होगा मांग में परिवर्तन के कारण, कि मांग में परिवर्तन के कारण भी हमारा ऐसा हो जाता है। तो ये प्रत्याशित लीन का अनुमान हम लगा सकते हैं। अब है हमारा अप्रत्याशित अप्रचलन। अप्रत्याशित अप्रचलन का अनुमान नहीं लगाया जाता। इसके कारण जो मशीन है उसका मूल्य कम होता है, उसको हम कहते हैं पूंजीगत हानि, कि अचानक हो जाती है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अचानक ही एक्सीडेंटली किसी का मूल्य कम हो जाता है। तो इसको हम जो मूल्यह्रास आरक्षित कोष रखा है उससे इसकी भरपाई नहीं कर पाते। फिर जो इसमें है हमारा कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष हो गया, ये स्थिर निवेश और ये निवेश हो गया। इसके बाद एक धारणा हमारी जो आती है वो है हमारी स्टॉक और प्रवाह।
कि स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। स्टॉक क्या होता है? समय के एक निश्चित बिंदु पर जो मात्रा मापी जाती है। आज 12 बजे ये मेरे पास इतना है, तो वो मात्रा क्या कहलाएगी? हमारी स्टॉक कहलाएगी। जिस तरह से आज 12 बजे टंकी में कितना पानी है, ये है हमारा। आज 12 बजे क्या है हमारे पास, संपत्ति कितनी है या बैंक में जमा कितना है, तो वो सारे का सारा हमारा स्टॉक होता है। इसका जो समय है वो काल नहीं होता कि एक निश्चित बिंदु पर हम मापते हैं। प्रवाह कौन सी धारणा है? प्रवाह वो धारणा होती है जिसका समय एक अवधि पर, जो समय की एक निश्चित अवधि पर, अवधि क्या होती है? प्रति घंटा, प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह आदि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम इनमें दोनों में अंतर करें तो क्या अंतर है? अंतर एक पहला तो अर्थ का अंतर होता है कि उसका समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, उसकी मात्रा को, इसकी प्रवाह की मात्रा को समय की एक निश्चित अवधि पर मापा जाता है। उसका समय काल नहीं होता, इसका समय काल होता है। फिर उसमें जो प्रवाह है, स्टॉक है, वो सारी कुछ धारणाएं ऐसी होती है जिनका कोई स्टॉक पहलू ही नहीं होता, प्रवाह पहलू होता है। जैसे आयात और निर्यात है, उसका कोई स्टॉक पहलू ही नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रवाह पहलू है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर नहीं माप सकते। ब्याज है जिस प्रकार से, तो बहुत सारी, ये तो हमारा था, इनका तो होता ही नहीं। तो कुछ उदाहरण हम स्टॉक के ये देंगे, स्टॉक के कुछ प्रवाह के देंगे। संपत्ति क्या है हमारे? एक स्टॉक है, लेकिन आय क्या है? एक प्रवाह है। उसी प्रकार से संपत्ति पर मिलने वाला ब्याज क्या है? एक प्रवाह है। श्रम बल जो क्या है, समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, वो हमारा क्या? एक स्टॉक है। जितना स्टॉक ज़्यादा होगा, प्रवाह भी उतना ही ज़्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर टंकी में पानी जितना ज़्यादा होगा, रिसाव भी उतना ही ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें से निकाल उतना ही ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे बैंक में जमा राशि जितनी ज़्यादा होगी, हम उतना ही ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार इससे विपरीत भी हमारा संभव है। तो ये हम किस में बताएंगे? ये हम बताएंगे कि दोनों की परस्पर निर्भरता क्या है। स्टॉक और प्रवाह क्या एक दूसरे पर परस्पर निर्भर? तो हाँ, परस्पर निर्भर है। सिक्के के दो पहलू के समान है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हमने कहा कि हमारे बैंक जमा जितनी ज़्यादा है, हम उतनी ही ज़्यादा निकलवा सकते हैं, लेकिन इनकम जितनी ज़्यादा होगी, बैंक में जमा भी उतना ही ज़्यादा होगा। ब्याज जितना ज़्यादा मिलेगा, आय उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उस प्रकार से हमारी आय ज़्यादा है तो हमारी संपत्ति भी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ये क्या होता है हमारा? एक दूसरे पर निर्भर होता है कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो